नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और पिछले 10 सालों से मैं CFA, FRM और स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है फ्रॉम कॉलेजेस लाइक FMS, बिट्स पिलानी, IMT गाजियाबाद और भी बहुत सारे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैं मेंटरशिप करता हूँ। तो इतने सारे कॉलेजेस में जब जाता हूँ या CFA, FRM स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मेरे को एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन मुझे जो आजकल जो हमेशा से मेरे पास आया है वो ये है कि 2007-8 में क्या हुआ था ऐसा कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन हो गया। तो इस रिलेटेड कई सारे सवाल थे, जैसे कि SPV क्या होता है, सब प्राइम मोर्टगेज क्या है, मोर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, CDOs क्या होते हैं, CDS क्या होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या है, और आखिर क्या है 2007 और 8 का क्रेडिट क्राइसिस। क्या आप इसको आसान शब्दों में समझा सकते हैं? तो मैंने बोला ठीक है, चैलेंजेस एक्सेप्टेड। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर फाइनेंस के बंदे को, हर स्टॉक के मार्केट के बंदे को सीख लेना चाहिए कि आखिर 2007-8 में क्या हुआ था। और ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं SPV वगैरह, इनके बारे में MBS या एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज़ हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस तक अपने आप को लिमिट मत रखिए। चलिए आगे और कुछ सीखिए। तो समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे 2007-8 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो लेट्स सपोज देयर इज अ बैंक। बैंक का क्या काम होता है? बैंक का काम नॉर्मली होता है लेंडिंग एंड बोरोइंग को। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो लेट्स सपोज देयर इज अ कंज्यूमर। हम आपके जैसे लोग ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और डिपॉजिट करने के बाद बैंक इनको जो है इंटरेस्ट देती है। ठीक है, जो भी डिपॉजिट है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये बैंक की लाइबिलिटी है एक तरह से, जो कि आपको सेविंग्स के या फिक्स डिपॉजिट्स के होल्डर को चुकाना है। इसी तरह से बैंक को अगर और पैसा चाहिए तो दूसरा तरीका होता है बैंक के पास फंड रेज करने का, बॉन्ड्स को इशू करना। तो नॉर्मली जो बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 10-20 ईयर्स के। FD भी नॉर्मली लॉन्ग टर्म होती है, नॉर्मली 8-10 सालों के लिए कम से कम। तो बॉन्ड से भी इनके पास पैसा आता है और बॉन्ड पे भी इनको इंटरेस्ट देना होता है बैंक को। तो ये एक लाइबिलिटी होती है बैंक के लिए। ये दोनों सोर्सेज जो होते हैं बैंक के, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए होते हैं। इसी तरह से तीसरा सोर्स एक और होता है बैंक के लिए, दैट इज फॉर नॉर्मली शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से उधार पे पैसा ले सकता है, ठीक है, और इसी तरह से उसको इंटरेस्ट देता है उस पैसे के ऊपर। बट ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म होती है, 1 से लेके 3 महीने तक की। और अगर हम US UK की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चलता है, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, दैट इज लाइबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, आपने सुना होगा। इंडिया में भी माइबोर होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, बट उतना पॉपुलर नहीं है। इसी तरह यूरीबोर भी है। तो ये एक्सचेंज रेट्स होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देते वक्त इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ये जो लोन होते हैं नॉर्मली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। तो किसी बैंक को 1 महीने के लिए पैसा चाहिए तो वो दूसरे बैंक से 1 महीने के लिए पैसा ले लेता है और बाद में वो 1 महीने बाद पैसा चुका देता है। अगर पैसा नहीं चुका पाता है और बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई इस महीने मैं नहीं देना चाहता, 1 महीने के लिए और चाहिए। दूसरा बैंक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, तो वो लोन को रोल ओवर कर देता है अगले महीने के लिए। तो इस तरह शॉर्ट टर्म लोन्स भी जो होते हैं वो रोल ओवर होते रहते हैं और सालों साल तक चलते रहते हैं। अब ये जो पैसा आता है उसका बैंक एक्चुअल में क्या करता है? बैंक उस पैसे को किसी नीडी आदमी को लोन पे देता है। तो किसी आदमी को उसने पैसे को लोन पे दिया और उससे इसने इंटरेस्ट रिसीव किया। जो दूसरा आदमी है उसने पैसा लिया, लेट्स सपोज उसने एक घर के लिए लोन खरीदा या लोन लिया। तो ये जो घर लोन पे लिया इसको हम मॉर्गेज लोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरलिंग एसेट क्या है, लोन का घर है। ठीक है, यानी कि जो घर है वो बंधक रखा हुआ है, तो इसको हम मॉर्गेज बोलते हैं। तो मॉर्गेज लोन हम कह सकते हैं। ये कोलेटरलाइज लोन है क्योंकि इसके नीचे जो है, इस लोन के पीछे घर जो है कोलेटरल रखा हुआ है।
तो इसकी ईएमआई पे करता है बैंक को और इंटरेस्ट पे करता है। तो मान लेते हैं इंटरेस्ट ये 12% पे करता है, तो बैंक के पास 12% आता है और बैंक 6% जो है उसमें से जो फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको दे देती है। तो रिमेनिंग जो 6% इनके पास बचता है वो बैंक की एक तरह से ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, या इसमें से आप खर्चे काट लो, ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो ऑपरेटिंग इनकम है। तो बैंक के भी अपने खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, सैलरी स्टाफ की देनी है, थोड़ा प्रॉफिट भी बनाना है, टैक्सेस देने हैं, तो बहुत सारे खर्चे हैं। तो बैंक जो है इसमें से 6% में से 1-1.5% नेट प्रॉफिट में निकाल पाता है। तो इस तरह से बैंक का बिजनेस चलता है। अब यहाँ पे जब क्रेडिट क्राइसिस हुआ तो क्रेडिट क्राइसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इन्वेस्टमेंट बैंक का। ना इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक नॉर्मली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, ठीक है, सेलर से मिलाता है। तो ये बीच में एक अंडरराइटर का काम करता है, या आप कह सकते हैं मीडिएटर का काम करता है। तो बड़े इन्वेस्टर से पैसा लेकर करके वो जो सेलर्स हैं उनको वो पैसा देता है और बदले में सेलर्स के एसेट को इन्वेस्टर को बेचता है। तो ये शेयर मार्केट में भी करता है। तो सेम फिलॉसफी इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्लाई करी बैंक लोन्स के साथ। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। ये मान के चलिए कि 1999 जो था उसके बाद से ये चीज़ें काफ़ी एक्टिव हुई यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो बड़े इन्वेस्टर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। लेट्स सपोज 1% के आसपास इंटरेस्ट था। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो है बैंक डिपॉजिट में डिपॉजिट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि रिटर्न सिर्फ 1% का था। तो इन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अप्रोच किया, कह सकते हैं, बोला कि भाई यार हमें कोई ऐसा वर्टिकल बताओ जहां हमें ज़्यादा फायदा आए। इन्वेस्टमेंट बैंक ने देखा कि रियल एस्टेट्स के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, बैंक्स के पास अच्छा खासा मॉर्गेज लोन जो है वो पड़ा हुआ है, और बैंक के पास भी लिक्विडिटी की भी कमी है। तो क्यों ना हम उन मॉर्गेज लोन्स को खरीद लें, इन्वेस्टर्स को बेच लें, और जो इंटरेस्ट आता है उन मॉर्गेज लोन के ऊपर वो बैंक इन्वेस्टर्स को दे देगा। तो ये किस तरह से हुआ इसको समझते हैं। तो जो बैंक के पास मॉर्गेज पड़ी हुई थी, मॉर्गेज लोन पड़ा हुआ था, उस लोन को इन्वेस्टमेंट बैंक ने खरीद लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया, इस तरह से बहुत सारे बैंक्स का मॉर्गेज खरीदा। उस मॉर्गेज का एक मॉर्गेज पूल बनाया। अब ये जो पूल था उसमें अनोखी बात ये थी कि ये जितने भी मॉर्गेज थे, जो भी लोन लिया हुआ था लोगों ने, इसका इंटरेस्ट पेमेंट, ईएमआई पेमेंट इस मॉर्गेज पूल में आ रहा था। तो इस मॉर्गेज पूल में जब ये ईएमआई पेमेंट आता है तो ये जो मॉर्गेज पूल है ये काफ़ी अच्छा लगने लग गया। अब इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है मॉर्गेज लोन्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, एज आई टोल्ड यू, मीडिएटर का काम। ये जो है अपना सारा का सारा मॉर्गेज लोन बेच देता है। कैसे बेचता है, ये क्या करता है, एक एसपीवी सेटअप करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होती क्या है। तो ये जो हमारा मॉर्गेज पूल था लोन का, ठीक है, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होती है और उसका क्या काम किया उसने, इसको अभी हम समझते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होती है वो एक तरह से आप समझो एक कंपनी है जो कि सेटअप होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर सेटअप हो रही है। और आप ये मान के चलिए कि इसको क्यों बनाया जाता है, इसको स्पेशली किसी एक खास प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। तो लेट्स सपोज कि एक बड़ी कंपनी है और उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाना है सेपरेटली, और उसके लिए थोड़ा सा फंड एलोकेट कर देती है, एक कंपनी बना देती है, और बैंक से अप्रोच करती है अलग अलग कि भाई ये हमारी पेरेंट कंपनी से अलग है, ठीक है, हमारी पेरेंट कंपनी के अगर फाइनेंसेस खराब भी हैं तो ये जो सब्सिडरी खुली है हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसके फाइनेंसेस ठीक रहेंगे, क्योंकि हम अगर बैंकरप्ट हो भी जाएंगे तो भी ये स्पेशल पर्पस व्हीकल चलता रहेगा, ये कंपनी जो है चलती रहेगी। तो और सब बैंक भी इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट हो सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। तो एक खास प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी खोल दी जाती है जो कि पेरेंट कंपनी से इस डिस्टिंक्ट होती है।
तो इन केस अगर पेरेंट कंपनी फेल हो गई तो एसपीवी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एसपीवी बैंकरप्ट हो गया तो पेरेंट कंपनी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए हमने जो है कंपनी स्टैब्लिश कर दी, दैट इज मोर और लेस अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही काम है, एक ही सेगमेंट में वो अपना सारा ध्यान, एनर्जी लगा रही है। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करती है कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक आगे उस मॉर्गेज लोन को बेचने के लिए। तो ये उन्होंने कैसे किया? तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था, इसको सारा का सारा मॉर्गेज लोन बैंक से खरीदा और दे दिया। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इन लोगों ने ज्यादातर ऑफशोर कंपनीज में, मतलब ऑफशोर डेस्टिनेशंस पे बनाया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जुरिडिक्शन से थोड़ा दूर, ताकि हमें जो है ज़्यादा कंप्लायंसेस ना हो, ज़्यादा रिपोर्टिंग ना करनी पड़े हमें, इन केस बैंकरप्ट हो गया तो हमें ज़्यादा परेशान गवर्नमेंट ना करे। ठीक है, तो उन्होंने एसपीवी बनाई, उनको सारा मॉर्गेज बेच दिया। अब इन एसपीवीज ने पैसा कहाँ से लाया? एसपीवीज ने क्या किया, इन मॉर्गेजेस को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया। इनको हम बोलते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, उसमें इसने कन्वर्ट किया मॉर्गेजेस को। उसके बाद इन मॉर्गेजेस को इन्वेस्टर्स को बेच दिया, वो इन्वेस्टर्स जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए था, जो 1% से खुश नहीं थे। अब ये जो पैसा आया, ठीक है, कहां से? सिक्योरिटीज को बेच कर करके वो पैसा गया एसपीवी के पास, और एसपीवी के पास से वो पैसा जो है चला गया इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आया पैसा। अब इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है पेमेंट जो उठाई थी बैंक से, ये जो लोन लिया था मॉर्गेज लोन, जो सारा खरीदा था उन्होंने मॉर्गेज लोन बैंक से, जो उनके पास पड़े हुए थे, ये सारे के सारे मॉर्गेज लोन का पैसा चुका दिया। तो एक तरह से पब्लिक का पैसा एसपीवी से होते हुए इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू कमर्शियल बैंक के पास चला गया, और कमर्शियल बैंक जो है रिकैपिटलाइज हो गया, उसके पास लिक्विडिटी फिर से काफ़ी सारी हो गई और वो फ्रेश लोन इशू कर सकता है। तो ये जो एबीएस है, एसेट बैक्ड सिक्योरिटी या कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, ये कैसे बनता है, इस चीज़ को हम समझते हैं अगली स्लाइड में। तो अब इनको फायदा कैसे हो रहा था, एबीएस को, सीडीएस को, या इन्वेस्टर जिन्होंने खरीदा था एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनको खरीदा, इससे कैसे फायदा हुआ इनको? देखिए, जब एक हाउसिंग लोन लेने वाला बंदा ईएमआई पे करता है तो ईएमआई बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक को जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंक अपना कमीशन बीच में काटता है थोड़ा सा, ठीक है, मान लो 10% इंटरेस्ट आ रहा है तो ये ½ % रख लेता है, साढ़े 9% एसपीवी के पास जाता है, एसपीवी बोलता है भाई हमने भी चाहिए, वो ½ % रख लेता है, और रिमेनिंग जो है 9% जो है इंटरेस्ट पास ऑन कर देता है किसको? जिन्होंने एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज या सीडीओस खरीदे। ठीक है, तो एक तरह से जो इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है, कहां से? हाउसिंग लोन की ईएमआई से अच्छा खासा वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एबीएस या सीडीओस है, ये होता क्या है? ये जो सिक्योरिटीज है इनको स्पेशल पर्पस व्हीकल ने बनाया और बेचा, ये होती क्या है? देखिए, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उन्होंने सिक्योरिटाइजेशन किया। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या है? सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में नॉर्मली जो भी हमारे पास लोन पड़े हुए हैं, मान लेते हैं हमने एक बैंक से 100 करोड़ के मॉर्गेज लोन खरीद लिए, जिसको हो सकता है कि 100 लोगों ने या 200 लोगों ने लोन लिया हो, और उन लोन का जो प्रॉपर्टी रखी गई, उसके पीछे जो मॉर्गेज पेपर बनाए गए, उन मॉर्गेज पेपर को, लोन को जो है उन्होंने खरीद लिया और बोला कि भाई जो भी इसमें ईएमआईज आएंगी वो हम लेंगे, और जो लोन का अमाउंट है, ठीक है, वो हमने बैंक को पे कर देना है। ठीक है, तो वो अमाउंट आया कहां से? हमने देखा कि सीडीओज या जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं उनके इन्वेस्टर्स ने दिया। तो ये जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज है ये बनी कैसे? ये बनी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस से। ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए, बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो मॉर्गेज इन्होंने बनाया उसको एक जगह इकट्ठा किया, उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज पूल, ये भी हमने समझा। अब मान लेते हैं उन्होंने 500 करोड़ का मॉर्गेज पूल बनाया, तो इसमें क्या है, कई सारे बहुत अच्छे लोन्स भी होंगे, कई सारे एवरेज लोन्स भी होंगे जिनका सिविल स्कोर खराब होगा, जिनकी डिफॉल्ट करने की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन लोगों ने फिल्टर कर करके अलग अलग कैटेगरीज के
जो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बना दिए। फिक्स्ड इनकम मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना दिए। सर्टिफिकेट ऑफ लोन, जैसे एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड क्या होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, और बोलती है कि हम आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है, उस लोन के ऊपर। तो वैसी बात ये हो गई कि एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशू किया गया जिसमें यह कहा गया एसपीवी के द्वारा आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा जब हमारे पास ये जो मॉर्गेज होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने घर का हाउसिंग लोन लिया है, ये जब इंटरेस्ट ईएमआई की पेमेंट करेंगे तो वो इंटरेस्ट ईएमआई की पेमेंट हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो एक तरह से सारा का सारा पेपर उन्होंने अपने पास रख लिया, उसके बदले में एक सिक्योरिटी इशू की, एक सर्टिफिकेट इशू किया, ठीक है, और लोगों को उसको बेचा। तो कैसे सर्टिफिकेट इशू किया, मान लेते हैं 500 करोड़ का हमारे पास लोन पड़ा हुआ है, हमने डिसाइड किया कि चलो भाई 5 करोड़ सिक्योरिटी या शेयर्स आप कह लीजिए, सिक्योरिटी मतलब आप काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि एक सर्टिफिकेट हुआ। तो हमने जो है एक तरह से लोन का सर्टिफिकेट मान लेते हैं इशू किया 5 करोड़, बोला एक सर्टिफिकेट की जो कीमत है वो 100 रुपये है, तो अगर आप 100 रुपये का सर्टिफिकेट खरीदोगे तो इसके ऊपर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो लोगों ने उस सर्टिफिकेट को खरीद लिया, लोन के इंटरेस्ट को। तो ये जो सर्टिफिकेट था इसको कहा गया एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। इसी को थोड़ा सा और हम लोग फिल्टर करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, यानी कि सीडीओ। कोलेटरलाइज मतलब इसके पीछे घर कोलेटरल में रखा हुआ है, और डेट मतलब लोन है, तो यानी कोलेटरलाइज लोन है, ठीक है, और ऑब्लिगेशन। तो ये एक तरह से एक सर्टिफिकेट है कोलेटरलाइज लोन का, जिस पे लोगों की ऑब्लिगेशन है, वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप इसको खरीदो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो इन्होंने एबीएस या सीडीओस इशू किए उन सब मॉर्गेज पूल से। फिर क्या हुआ, अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसने मॉर्गेज पूल से सीडीओ क्रिएट कर दिया, यानी कि एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बना दी, ठीक है। और इन एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज को नॉर्मली 3 ट्रांचेस में डिवाइड किया, सेफ, ओके और रिस्की। जो सेफ वाला था, ऑब्वियसली जो सेफ मॉर्गेजेस थे, यानी कि मॉर्गेज हमने 500 करोड़ के जो मॉर्गेज हैं उसमें कई ऐसे मॉर्गेज रहे होंगे जिसमें कि फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ईएमआई जो है टाइमली नहीं आएगी, कम जिनका सिबिल स्कोर है उनको लोन इशू हुआ होगा। तो इस तरह के जो लोन्स होंगे, जो क्वालिटी लोन्स हैं उनको सेफ कैटेगरी में फिल्टर कर दिया गया, बंडल कर दिया गया। जो ओके टाइप के थे उनको ओके में, और जो रिस्की लोन थे उनको रिस्की में कर दिया गया। तो 3 तरह के सीडीओज इशू हुए, सेफ वाले, ओके वाले और रिस्की वाले। तो जो सेफ वाला था बोला हम इसके ऊपर 3% रिटर्न दे देंगे, जो ओके वाला था हमने बोला 7% दे देंगे, जो रिस्की वाला था हम ज़्यादा रिटर्न दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न। तो जो सेफ वालों का था उनको बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया, 7% रिटर्न जो दे रहा है ओके वाला उसको भी ठीक है, इन्वेस्टर्स ट्रेडर ने खरीद लिया। और जो हेज फंड्स थे ज़्यादातर जो रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ज़्यादा रिस्की वाला भी ले लिया। तो अभी तक मामला ठीक था, सही सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बट आगे क्या हुआ, फर्दर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देखा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, दे एक्सपेरिमेंटेड इट, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ओके वाले लोन हैं इसमें भी देखिए एक डिफॉल्ट होने के तो चांसेस है नहीं, कि ओके है अच्छा है, इसमें भी फर्दर फिल्टरिंग करते हैं, यानी कि और जूस निकालते हैं। और उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ सेफ वाले हैं उसको अलग कर देते हैं, ओके वाले बना देते हैं इसी में से, और इसी में और ज़्यादा रिस्की वाला हम फिर से फिल्टर कर देते हैं। तो ओके वाले को ही हमने फर्दर निचोड़ कर करके और रिस्की वाले बनाए, ओके किया, सेफ किया। अल्टीमेटली है तो ओके ओके टाइप ही लोन, बट इसको फर्दर 3 ट्रांचेस में इन्होंने बना दिया। ट्रांचेस मतलब कैटेगरीज में इन्होंने बना दिया, तो 3 ट्रांचेस और बन गई। अब लोगों को बोला कि यार इसमें हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे देंगे 4% का, और ओके टाइप में 8% का दे देंगे, और रिस्की में हम 12% दे देंगे। जो एक्चुअल में रिस्की वाला था ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा रिस्की हो गया, लेकिन हम इस पर ज़्यादा रिटर्न बढ़ा के दे देंगे। इन्वेस्टर्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने बोला ओके ठीक है हम ले लेते हैं। लेकिन जो अदर्स इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला कि यार नहीं ले सकते, क्योंकि इसके साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो सीडीओज हैं या एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है इनके साथ,
देखिए, अगर हम बात करें सीडीओस की या नॉर्मल बॉन्ड्स की, सॉरी नॉर्मल बॉन्ड्स की जो कंपनी इशू करती है यानी कि डिबेंचर्स की, तो आप बॉन्ड खरीदने से पहले ये पता कर सकते हैं कि कंपनी जो है उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो अपने लोन चुका पाएगी नहीं पाएगी, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि बॉन्ड लेना है कंपनी का या नहीं लेना है। बट इन केस ऑफ एन एमबीएस और एबीएस, कोई कंपनी तो है नहीं जिसके बारे में आप एनालिसिस करके फिर एमबीएस खरीदो। एमबीएस के पीछे तो मॉर्गेज पड़े हुए हैं, और मॉर्गेज की क्वालिटी कैसे ये पता ही नहीं चल सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों मॉर्गेज हैं। एक एक बंदे का डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट थोड़ी ना हम देखेंगे, उसका क्रेडिट स्कोर थोड़ी ना चेक कर पाएंगे, तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डिनाई करना चालू किया, बोला कि यार इस तरह का जो एबीएस है ओके टाइप वाला, उसको फर्दर फिल्टर करके तुम दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तिड़कम गिराई, एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अगली फ्रॉम हियर। तो यहां पे क्या किया, ये जो सेफ ओके टाइप 3 ट्रांचेस उन्होंने इनिशियली मॉर्गेज पूल से बनाए हुए थे, और इससे इन्होंने फर्दर फिल्टर किया चीजों को, बोला बिक नहीं रहा है, तो इन्होंने अप्रोच किया एक इंश्योरेंस कंपनी को। लेट्स सपोज AIG, जो यूनाइटेड स्टेट्स का LIC माना जाता था। जैसे इंडिया में LIC है हमारा सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी माना जाता था। इसको अप्रोच किया, इसको बोला देख यार हमारे पास जो ABS पड़े हुए हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, इसके पीछे मॉर्गेज में पड़ा हुआ है हाउस। तो अगर इन केस अगर कोई लोन लेना बंदा डिफॉल्ट कर देता है, तो अपन जो है उसके घर को बेच कर करके पैसा वसूल लेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ABS सेफ है। AIG को ये बोला उन्होंने, और बोला कि भाई जब ABS सेफ है, कोई बंदा लोन लेने वाला डिफॉल्ट कर देता है, तो उसका मॉर्गेज हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल लेंगे। तो एक काम करो, तुम ABS को इंश्योर कर दो, यानी कि एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज को इंश्योरेंस दे दो। क्या इंश्योरेंस? कि भाई अगर लोन लेने वाला बंदा डिफॉल्ट करता है, लोन नहीं चुका पाता है, तो जो AIG है उस लोन का अमाउंट का जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो बैंक को पे कर देगी। क्योंकि एक आदमी जिसने लोन लिया वो लोन बैंक को नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक जो है उसको दिक्कत होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए वो लोन हमने खरीद लिया है, और वो लोन हम AIG को उसका ओनर बना दे देंगे, यानी कि जो उसकी आप कह लीजिए कि टाइटल है, या आप कह सकते हैं मॉर्गेज लीन है, फर्स्ट लीन जो है हम आपको AIG को दे देंगे, कि जो AIG है इन केस ऑफ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बेच के फोरक्लोजर करके पैसा वसूल सकती है। ठीक है, और साथ में जो AIG है वो इंश्योरेंस कर देगी ABS को कि भाई ठीक है, हम एक प्रीमियम पे इस लोन को इंश्योर कर रहे हैं कि इन केस लोन लेने वाला बंदा डिफॉल्ट कर जाता है तो उस लोन के अमाउंट का पेमेंट हम कर देंगे। तो ये इंश्योरेंस जो है AIG देने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ, यानी कि लोन में डिफॉल्ट हुआ, तो उसको स्वैप कर रहे हैं, AIG कर रही है। AIG बोलती है कि लोन का रिमेनिंग अमाउंट हम पे कर देंगे, बदले में हमें इस इंश्योरेंस के बदले में हमें प्रीमियम चाहिए। तो AIG ने हर लोन की EMI से प्रीमियम वसूला। तो जो लोन की EMI जाती थी उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस जो इंश्योरेंस हुआ उसका कंपोनेंट भी ऐड हो गया। तो ये 3 चीजें बन गई EMI में, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस प्रीमियम। प्रीमियम जा रहा है AIG के पास, इंटरेस्ट जा रहा है ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के पास, प्रिंसिपल पेमेंट वापस जा रहा है, ठीक है, जो बैंक्स हैं इनके पास। तो अब AIG ने जब उसको इंश्योर कर दिया, तो एक तरह से ABS जो है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, उसको दोहरा सुरक्षा कवच मिल गया। दोहरा सुरक्षा कवच मतलब कि भाई अगर लोन लेने वाला डिफॉल्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा चुकाएगी, और इसके अलावा प्रॉपर्टी बेच के भी उसका पैसा वसूला जा सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी से कम भी आ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी तो दे रही है ना, तो एक तरह से दोहरा सुरक्षा कवच हो गया।
अब इस तरह की सिचुएशन में क्या फायदा हुआ कि ये जो ओके टाइप एमबीएस थे, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज थी, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के बाद एआईजी से इनको रेटिंग करवा दी गई। ठीक है, मूडीज जो है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी, उसका नाम भी आया। तो जो सेफ कैटेगरी थे उनको AAA की रेटिंग दे दी गई, जो ओके टाइप थे उनको BBB की रेटिंग दे दी गई, और जो रिस्की थे उनको मूडीज वगैरह ने भी छोड़ दिया, बोला नहीं यार ये बहुत खराब है, हम अपना नाम नहीं खराब करेंगे, छोड़ दिया गया। अब फायदा क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे वो खरीदने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भाई रेटेड है। आम आदमी को ये दुविधा थी ना कि भाई कैसे पता करें कि ये जो मोर्टगेज है अच्छा है कि खराब है, क्योंकि कंपनी का तो पता कर लेते हैं थे, ये एबीएस का पता नहीं चलता था। अब एबीएस को जब रेटिंग मिल गई AAA यानी कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो भाई खरीद लो इसको, क्या दिक्कत है, दोहरा सुरक्षा कवच भी है। लोगों ने दम जम के जो है इसको एकदम दबा के बढ़िया से खरीद लिया। तो यहां पे जो हमारा मोर्टगेज पूल था, जब तक इसमें पैसा आ रहा था, ठीक है, इट वाज लाइक परफेक्टली फाइन, इट वाज गोइंग वेरी गुड, एवरीबडी वाज मेकिंग। बट देन जब बहुत पैसा आने लग जाता है तो लोगों में ग्रीड भी होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जो डिमांड थी सीडीओस की वो बढ़ने लग गई बहुत ज्यादा। जब डिमांड बढ़ी सीडीओस की, तो जो बैंक्स हैं इनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज को बेच के इन्वेस्टमेंट बैंक से, बैंक बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हैं, तो बैंक के पास पैसा बहुत है। लेकिन एक समस्या है कि जो लोन लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका सिविल स्कोर अच्छा था उनको हमने घर ऑलरेडी बेच दिया, यानी कि क्रेडिट स्कोर जिनका अच्छा था उनको हम पहले से बेच दिया। ठीक है, तो जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, हम लोग नॉर्मली बैंक्स उनको प्राइम लेंडिंग रेट पे लोन देती है। प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे बोर्ड्स पे, बिल बोर्ड पे, तो एसबीआई लिखता है इंडिया में कि हम 8.5% 9% पे लोन दे रहे हैं। तो वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है जिनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, 750, 800, 700 के ऊपर मोटा मोटा जिनका सिबिल स्कोर होता है, वो जो है उनको नॉर्मली बैंक जो है प्राइम लेंडिंग रेट पे दे देती है। जिनका डिफॉल्ट हिस्ट्री नहीं है, इनकम अच्छी है, तो उनको दे देती है। बट ऐसे लोग जो थे वो कम हो गए, यानी कि ऐसे लोग मार्केट से खत्म हो गए, यानी कि कोई खरीदने वाला है ही नहीं। तो बैंक ने बोला हमारे पास बहुत लिक्विडिटी है। दूसरा बैंक सोचता है कि यार इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर ही रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक सारा पैसा मेरे को वापस दे ही देता है, लोग खरीद रहे हैं इन सारे मॉर्गेज लोन को, तो हमारा रिस्क क्या है यार, लोन बेचो ना, सारा पैसा अपना को तो वापस मिल ही जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो सब प्राइम मॉर्गेज थे, ठीक है, तो जो सब प्राइम मॉर्गेज थे उसको बेचना चालू किया। सब प्राइम मॉर्गेज क्या हुआ, देखिए सब प्राइम मॉर्गेज हुआ उन लोगों को जिनका सिबिल स्कोर खराब है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट लेकर करके लोन देना, तो उनको हम बोलते हैं सब प्राइम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, या सब प्राइम लोन का रेट, सब प्राइम लोन रेट। तो इनको हम सब प्राइम मॉर्गेज भी बोलते हैं कि वो लोन, मॉर्गेज मतलब लोन, वो लोन जो सब प्राइम रेट पे इश्यू हुए, यानी कि महंगे रेट पे इश्यू हुए। तो आयरनी इज दिस, इन दिस बैंकिंग सिस्टम अभी भी काम करता है ये आयरनी, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बट आयरनी इज दिस कि एक बंदा जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, इनकम कम है, वो ज्यादा इंटरेस्ट बियर नहीं कर सकता है, उसको आप बोलते हैं यार तुम्हारा सिविल स्कोर खराब है, क्रेडिट स्कोर खराब है, तुम ज्यादा जो है इनकम तुम्हारी है नहीं, डिफॉल्ट के चांसेस हैं, तुम में रिस्क ज्यादा है तुमको लोन देने में, तो हम रिस्क ज्यादा उठा रहे हैं इसलिए हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। तो सब प्राइम वालों को 12% पे दे रहे हैं, जो प्राइम वाले हैं उनको 9%, 8% पे दे रहे हैं, यानी जिनकी पेइंग कैपेसिटी है उल्टा उसको कम दे रहे हैं, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो बैंक बोलता है इसलिए हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे। अब जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है नहीं, वो देखता है यार लोन ऐसे भी मिलना नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में दिन इतने अच्छे चल रहे हैं, इतनी डिमांड है, भाई घर का लोन मिलने लग गया जो हमें पहले अप्रूव नहीं करती थी बैंक, तो ले लो घर का लोन, क्या दिक्कत है। तो इन सब लोगों ने मॉर्गेजेस ले लिए, यानी कि घर खरीद लिया अच्छा खासा, जिनकी कैपेसिटी नहीं है घर अफोर्ड करने की, मतलब जिसकी इनकम 25,000 रुपये महीना है वो 50 लाख का मकान खरीद रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन। अब इन मॉर्गेजेस को भी इन्वेस्टमेंट बैंक ने खरीद लिया,
और ये जो मॉर्गेजेस थे इनको एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू, और जो है इन्वेस्टर्स को बेच दिया। और इनको एआईजी जो है आंख बंद करके इंश्योरेंस कर रही है, और जो है रेटिंग एजेंसीज रेटिंग दे रही है, और ये धड़ल्ले से मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो ये बेचे कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये बेचे जा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए दो तरह का होता है, एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर नॉर्मली डीलर्स के थ्रू बिकता है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होते हैं वो बिकते हैं। तो ज्यादातर एबीएस का मार्केट जो था ओटीसी था, डीलर्स के थ्रू बेचे ये जा रहे थे इन्वेस्टर्स को। कुछ एक जो सीडीओस थे वो हो सकता है लिस्टेड भी हो, मेरे को जानकारी नहीं है, बट ज्यादातर ओटीसी मार्केट में इसको बेचा जा रहा था। अब यहां क्या है कमाल की बात, कि जब तक इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, सब मजे में है। बट फिर क्या हुआ, एक दिन एक बबल था जो कि बस्ट होना था। जो सब प्राइम मॉर्गेज वाले थे, इनकी इनकम थी नहीं, इन्होंने लोन तो ले लिया, एक एक करके ये लोग डिफॉल्ट करने लग गए, इनकी इनकम आनी बंद हो गई। इनकी इनकम जब आनी बंद हो गई, मॉर्गेज पूल में पैसा आना बंद हो गया, तो इंटरेस्ट जो है एबीएस वालों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मिलना बंद हो गया, ईएमआईज मिलनी बंद हो गई। अब जब ईएमआईज मिलनी बंद हो गई उसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा क्लेम्स होने लग गए, डिफॉल्ट हो गया। तो अब जो है उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और बैंक अपना पैसा वसूलेगी। तो बैंक ने क्या क्या क्लेम्स करना चालू किया, किसको? जिसने गारंटी ली थी। कौन था गारंटी लेने वाला? एआईजी, कि भाई हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, हमें प्रीमियम दो, डिफॉल्ट होने पे हम पैसा देंगे। एआईजी के पास इतने ज्यादा मामले आ गए कि एआईजी ने हाथ खड़े कर दिए, बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम बैंकरप्सी के कगार पे हैं, हम बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग करेंगे। बाद में जो है फेडरल रिजर्व ने, जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने इसको ओवरटेक किया, क्योंकि आप समझिए इंडिया में अगर एलआईसी फेल होता है तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो वही हाल एआईजी का था, अगर वो फेल होता तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो इसको बाद में उन्होंने ओवरटेक किया, बट एआईजी ने हाथ खड़े कर लिए। अब जब एआईजी ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया फोरक्लोजर भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत नीचे जाने लग गए, क्योंकि जब इतने ज्यादा डिफॉल्ट होंगे तो प्रॉपर्टी के रेट नीचे जाएंगे, बैंक को पैसा वसूलना है, वो गिरे हुए दामों पे भी बेचेंगे, आम आदमी बेचेगा गिरे हुए दामों पे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि एआईजी ने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये जो सीडीओस थे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास, इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, अच्छा खासा मॉर्गेज लोन खरीदा बैंक से मॉर्गेज लोन खरीद करके उसको सीडीओ में कन्वर्ट किया। सीडीओ को बेचने के लिए गए इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर ने बोला नहीं भैया अभी हम सीडीओ नहीं खरीदेंगे, सीडीओ का रेट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, इसके अंदर जो है सब प्राइम मॉर्गेज वाले सारे मॉर्गेज हमें बेच दिए, हमें उल्लू बनाया, हम ये सब प्राइम मॉर्गेज वाले जो है सीडीओस नहीं खरीदेंगे। अब इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये अच्छा खासा जो लोन लेकर के उन्होंने मॉर्गेजेस खरीद के बैठा हुआ था, वो दुखी हो गया। इसमें वन ऑफ द बैंक वाज फ्रेडी मैक, फैनी मैक, ठीक है, जो कि कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट ने, ठीक है, वो बर्बाद हो गया। और भी बहुत सारे थे, लेमन ब्रदर्स, वो बर्बाद हो गया। तो ये लोग जो अच्छा खासा इन्होंने मॉर्गेज लेके खरीदा हुआ था, इनके पास पैसा नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली जो एबीएस है उसके दाम बहुत ज्यादा मार्केट में टूट गए, ठीक है। ये एक लिवरेज प्रोडक्ट था, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि इसके ऊपर 30 टाइम्स का लिवरेज था, यानी कि 3% देकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इनको बाद में इन्होंने डेरिवेटिव प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर दिया था, तो डेरिवेटिव जो हैं वो काफी कम दामों पे जो है बेचे जा रहे थे, यानी कि 3% की इन्वेस्टमेंट पे आप सीडीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीडीओ के ऊपर भी, एबीएस के ऊपर भी डेरिवेटिव। एनीवेज, तो ये जो डेरिवेटिव बन गया हमारा सीडीओ, 2-4% इंटरेस्ट रेट डाउन जाने के बाद हवा में उड़ गया, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो जब एसेट बैक सिक्योरिटीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो क्या हुआ, हमारे पास सब प्राइम मॉर्गेज से पैसा आ नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ लोन डिफॉल्ट हो रहे थे। जो मॉर्गेजेस हमने एबीएस में कन्वर्ट किए, बेचे थे पब्लिक को, पब्लिक खरीद नहीं रही है और उसका रेट नीचे चला गया है। तो जब खरीद नहीं रही है तो पैसा आ नहीं रहा है, एसपीवी के पास अच्छा खासा सब प्राइम मॉर्गेज पड़ा हुआ है, उसका एबीएस कोई नहीं खरीद रहा। एसपीवी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक को नहीं दे रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक बोलता है भाई मेरा कोई मॉर्गेज खरीदेगा तब तो तुमको पैसा दूंगा।
बैंक फंस गया। बैंक बोलता है कि भाई मैंने लोन लिया हुआ था शॉर्ट टर्म, वो मैं चुका नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अच्छे खासे सब प्राइम मॉर्गेज इशू कर दिए लोगों को। लोग पैसा लेके बैठ गए, लोग पैसा दे नहीं रहे हैं, लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो तुमको मिल नहीं रहा है, तुम मेरे को नहीं दे रहे हो, मैं तो बर्बाद हो गया। अब बैंक ने जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना था वो भी बेचारा नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा बैंक को जो फिक्स डिपॉजिटर्स थे उनको पैसा देना है, जिनको कैश विड्रॉल करनी है बैंक से, उनके कैश विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। और इनसे बढ़ के क्या बात हुई, जो प्राइम मॉर्गेज वाले लोग थे जिनका सिविल स्कोर अच्छा था, उन्होंने भी बोला हम नहीं देंगे EMI। भाई उन्होंने क्यों बोला कि भाई हम क्यों नहीं देंगे, उनके पास तो पैसा भी है। उन्होंने बोला कि यार प्रॉपर्टी जो तुम्हारी 1 मिलियन की थी उसकी रेट घट करके रह गए $100,000, 1 लाख। तो इससे अच्छा है कि ना यार तुम फोरक्लोजर करो, हम दूसरी प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीदेंगे, खत्म करो इसको। इन्होंने भी डिफॉल्ट कर दिया। तो कुल मिला करके यहाँ पे हमारा चालू हुआ क्रेडिट क्राइसिस, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ क्रेडिट क्राइसिस। पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया क्योंकि सारे बैंक्स डिफॉल्ट होने लग गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिफॉल्ट हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज डिफॉल्ट हो गई, ठीक है, हेज फंड्स ने विड्रॉल मना बंद कर दी। तो आप ये समझिए कि जो बम फूटा, वो बम फूटा एक तरह से आप समझिए, या बबल था वो फूटा 15 सितंबर 2008 को। आई वॉज परसुइंग माई MBA, आई वॉज इन माई फाइनल ईयर। तो हमारे यहाँ कंपनीज आ रही थी प्लेसमेंट्स के लिए, सारी कंपनीज बैक ऑफ होने लग गई, उन्होंने सारे रिजेक्ट कर दिए, जितने ऑफर लेटर दिए थे सब कैंसिल कर दिए। तो पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आ गया। तो लेमन ब्रदर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया, बोला भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि जो बैंक्स हैं वो रोल ओवर हमारी क्रेडिट फैसिलिटी को नहीं कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट फैसिलिटी को रोल ओवर नहीं करेंगे तो लेमन ब्रदर्स जो है वो आगे पेमेंट नहीं कर पाएगा, आगे पेमेंट नहीं कर पाएगा तो डिफॉल्ट। फिर क्या हुआ, सेम डे बैंक ऑफ अमेरिका ने मेरिल लिंच को अक्वायर किया, मेरिल लिंच भी बर्बाद हो गया। फेडरल रिजर्व जो है उसने 16 सितंबर को AIG ने हाथ खड़े किए थे, उसको टेक ओवर कर लिया। इसके बाद 21 सितंबर को गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनले ये जो शैतानी खुरापात का दिमाग था ये इन्हीं कंपनीज का था, दे वर रेडी फॉर दैट। तो जहाँ पे लेमन ब्रदर्स और फ्रेडी मैक, फैनी मैक, ये लोग अच्छा खासा लोन बैंक से मॉर्गेज खरीद करके ABS इकट्ठा कर करके और आगे बेचने के फिराक में थे, यानी कि दे वर परचेजिंग ABS, अ लॉट ऑफ ABS दे वर परचेजिंग, और यू कैन से दे वर परचेजिंग MBS, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ, ठीक है, या मॉर्गेज लोन्स, ठीक है, इनके पास अच्छा खासा इन्वेंट्री खरा था। ये सारे के सारे बर्बाद हो गए। और जो गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली वगैरह हैं, ये लोग सेल साइड में थे, दे वर सेलिंग। दे न्यू कि भैया मार्केट गिरने वाली है, स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, ABS का रेट खराब होने वाला है। दे न्यू एवरीथिंग कि व्हाट इज इनसाइड, इनसाइड देयर इज ऑल जंक मॉर्गेजेस, ठीक है, ऑल सब प्राइम मॉर्गेजेस जिसका क्रेडिट खराब है, जो कभी भी डिफॉल्ट सकता है। दे न्यू ऑल दोस थिंग्स, सो दे वर short against the market. But what they did is to get protection from the Federal Reserve, ठीक है, they converted them from investment bank to bank holding companies. तो बैंक होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती हैं? बेसिकली होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं जब एक कंपनी दूसरे कंपनीज के शेयर्स एक्वायर करे, इक्विटीज एक्वायर करे। तो एक कंपनी बहुत सारे बैंक्स में इक्विटीज ओनरशिप एक्वायर कर लेती है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनीज बोलते हैं। तो उन्होंने अपने आप को बैंक होल्डिंग कंपनीज में कन्वर्ट किया ताकि उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए, बैंकरप्सी प्रोटेक्शन मिल जाए या फेडरल रिजर्व से। 26 सितंबर को वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड बैंकरप्ट आफ्टर अ बैंक रन। नाउ बैंक रन क्या होता है कि जब कोई बैंक पैसा नहीं दे पाता है अपने इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को, तो लोग को डर हो जाता है कि भाई ये बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा। तो हर आदमी अपना पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ दौड़ता है। जैसे अभी हमारा बॉम्बे में हुआ था, पंजाब एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम, सो उसमें हुआ था, यस बैंक में हुआ था, करीब 8-10 साल पहले जो है ICICI बैंक में हुआ था। सारे लोग जो है बैंक से विड्रॉल करने के लिए चले गए। तो इसको हम बोलते हैं बैंक रन, क्योंकि डर होता है पैसा हमारा डूब जाएगा। तो इस सिचुएशन में बैंक के पास लिक्विडिटी होती नहीं है और बैंक डिफॉल्ट कर जाता है। तो वॉशिंगटन म्यूचुअल जो है वो बैंकरप्ट हो गया। अगर हम बात करें टोटल लॉसेस की, तो एक तरह से आप मानिए 2008 से लेके 2012 तक में लगभग 465 बैंक को क्लोज किया फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, ठीक है।
और टोटल लॉस का जो एस्टिमेट था वो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स था। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत देश के पास कभी 400 मिलियन कभी 500 मिलियन डॉलर्स का रिजर्व रहता है, ठीक है। यूनाइटेड जो चाइना है उसके पास लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स का रिजर्व था, यानी कि वो पूरा का पूरा फुफ उड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा नुकसान था। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बार फाइनेंशियल स्टिमुलीज लेके आनी पड़ी, बहुत सारे जॉब्स गए, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए, एंड दैट वर रियली ब्लैक डेज. So hopefully in today's session you understand what is SPV, what is subprime mortgage, what is subprime mortgage crisis, because ये सारा का सारा subprime mortgage का default था, इसलिए उसको बोलते हैं subprime mortgage crisis. आपने समझा securitization क्या होती है, आपने समझा asset backed securities क्या है, या CDOs क्या है, collateralized debt obligation, और 2007 और 8 में जो credit crisis हुआ वो exactly कैसे हुआ. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो, और दोस्तों के साथ उसको शेयर ज़रूर करें. टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.